गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा में मैं आज आपके लिए हिस्ट्री के चैप्टर 1 का पार्ट 4 लेके आया हूँ। ये आज इसका आखिरी पार्ट है। इसमें हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। अभी तक हमने इसके पिछले 3 पार्ट बनाए थे। जिसने वो ना देखे हों तो वो पहले इन 3 पार्ट्स को करे, अच्छी तरह समझे और फिर इस चौथे पार्ट को करे। इस पार्ट का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। इसमें अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ फैली थी, इसका पीरियड क्या था, इसकी खोज किसने करी, ठीक है। हमने पढ़ा इसकी जो स्रोत हैं जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती है, इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, इसकी खोज और इसमें जो कनिंघम को भ्रम हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हमने इसमें पढ़ा। मोहनजोदड़ो जो एक नियोजित शहरी केंद्र, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके गृह स्थापत्य यानी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। वहाँ दुर्ग और जो निचला शहर था उसके बारे में हमने पढ़ा। दुर्ग में हमने माल गोदाम, विशाल स्नानागार ये पढ़ा। हमने इसका समाधान के बारे में पढ़ा और विलासता की वस्तुओं की खोज के बारे में भी पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे शिल्प उत्पादन के विषय में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। हमने उत्पादन केंद्रों की पहचान भी पढ़ी। अब माल प्राप्त करने की इनकी नीतियाँ क्या थी वो भी हमने पढ़ी थी। आज हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है मोहरे, लिपि और बाट। इस सभ्यता में जो हमें मोहरें मिली हैं यानी सील्स, इसकी जो स्क्रिप्ट है और इसके जो वेट्स यानी बाट है, ठीक है। मोहरें ये देखिए आप, सभ्यता जो आपकी हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं, सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं, ठीक है। आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो इसकी हड़प्पाई लिपि इसमें दिखाई दे रही है, हमने कहा टॉपिक का नाम है मोहरे, लिपि और बाट। तो इसमें कुछ मोहरें जो इनकी हैं, ये जो इसकी हड़प्पा की लिपि है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ मछली दिखाएंगी, कुछ इसमें जानवर से दिखते हैं, कुछ अलग अलग तरह की आकृतियां ये बनाते हैं। फिर इसमें बाट के बारे में पढ़ेंगे। बाट देखिए जैसे आज के बाट होते हैं उस तरह ही ये भी क्यूबिकल शेप के बाट हैं। ये तराजू, इसमें धातु का पलड़े बना रखे हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो इस मोहरे, लिपि और बाट में हम सबसे पहले आते हैं मोहरे और मुद्रांकन, सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स सीलिंग करने के काम आती है, मोहरे मुद्रांकन के काम आती है। क्यों मुद्रांकन किया जाता है, सीलिंग का क्या बेनिफिट होता है, क्या होता है सीलिंग, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। चलिए, ये आप जैसे मैंने कहा जब चुनाव कराते हैं हम, चुनाव कर्मचारी जब चुनाव करवाते हैं तो चुनाव करवाने के बाद हम चुनाव वाली मशीन जो ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको अच्छी तरह सील कर देते हैं, ठीक है। और उसमें एक मोहर लगा देते हैं और उसमें अपने साइन कराते हैं और वहाँ जितने उपस्थित अधिकारी होते हैं वो सभी साइन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, सर्टिफाइड होता है कि ये मशीन अब बंद कर दी गई है हमारी कस्टडी में। और जिस दिन उसकी काउंटिंग होती है, वोटिंग होती है, वोट की काउंटिंग होती है, तो उस दिन वो देखते हैं अगर मोहर में कुछ छेड़छाड़ है यानी कि मशीन में कुछ छेड़छाड़ की गई है, और मुहर अगर वैसे ही लगी हुई है यानी कि मशीन बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखी गई है। तो ये इसकी सेफ्टी की पहचान के लिए मुहर लगाई जाती है। इसी तरह पुराने जमाने में भी मुहरें लगाई जाती थी। देखिए, कहता है मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। लंबी दूरी के संपर्क, मैंने कहा आपको यहां से 500 किलोमीटर दूर कोई सामान भेजना है तो उसकी आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी ना, तो उस संपर्कों को सुविधाजनक, और कैसे वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ वहां सुविधाजनक रूप से पहुंच जाए, ठीक है। सील्स एंड स्टैंपिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये आजकल की मोहरें आपने देखी है, ये बेसिक रबर की मोहर है, ठीक है, राउंड वाली मोहर है। इस तरह की प्लास्टिक की भी मोहर्स आती हैं, आप सभी ने इन सबको देखा होगा, ठीक है। ये उस समय की मोहर देखिए, ये मोहर, इसमें एक जानवर का चित्र बना हुआ है। ये एक सींग वाला जो जानवर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसका चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये कुबड़ वाला सांड है और ये एक सींग वाला जानवर है, यूनिकॉर्न इसको कहते हैं। इसमें देखिए ऊपर मछलियां हैं, ठीक है, और ये सब इनके चिन्ह हैं, ये प्रतीक है, ये हड़प्पाई लिपि में लिखा गया है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कुछ और मोहरें आपको दिखाई गई है। ये मोहरें कैसे लगाई जाती थी इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए, ये भी एक मोहर है, ठीक है। ये एक मोहर है जिसमें ये एक शिव की मूर्ति, इसको आद्य शिव का नाम दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में भी दिखाएंगे आपके। आइए, कहता है उदाहरण, किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। When a bag of goods was sent from one place to another, its safety was taken care of।
थैले के मुख को रस्सी से बांध दिया जाता था, उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमाकर उस पर मोहर से दबाया जाता था, जिससे उस गीली मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती थी। ठीक है, ड्यू टू विच द सील वाज प्रिंटेड ऑन दैट वेट सॉइल। गीली मिट्टी पे हम कोई भी छाप लगाएंगे वो छाप जम जाएगी, जब वो मिट्टी जम जाएगी तो उसमें वो छाप रह जाएगी। तो वही होता था, उस मिट्टी पर वो मोहर की छाप पड़ जाती थी। और यदि थैला गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन जहां उसको भेजा जाना है, बिना मोहर को नुकसान पहुंचता तो इसका अभिप्राय निकलता कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। समझ आया आपको? थैले में जिसमें सामान रखना है उस थैले को मुंह को बंद कर दिया और उस बंद मुंह को हमने गीली मिट्टी वहां पे लगाकर उस पे मोहर का ठप्पा लगा दिया। जैसे कि आपको ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पिछले वाले फोटो आपको दिखाई थे मैंने मोहर के, ये देखिए ये गीली मिट्टी के ऊपर ही मोहर लगा रखी है, ये गीली मिट्टी उसके ऊपर ये छाप दी। अब अगर ये वहां जब पहुंची और बिना इस पर कोई टूट फूट के वहां पहुंची, इसका मतलब आपका सामान सुरक्षित यहाँ पहुंचा है, इसको रास्ते में किसी ने इसके साथ टेम्परिंग नहीं की है। ठीक है, इफ द बैग रीचेज द डेस्टिनेशन विदाउट डैमेजिंग द सील, इट इंप्लाइज दैट द बैग has not been tampered with। कहता है मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान भी पता लगता है, अर्थात यह पता लगता था कि किसके द्वारा भेजा गया है, भेजने वाले की पहचान। जैसे कि किसी राजा की शाही मोहर जिसने वो भेजा है, उसकी शाही मोहर बताती थी कि ये उस राजा के द्वारा भेजा गया सामान है। कहता है हड़प्पा पंजाब से प्राप्त गोल मोहर। ये देखिए एक मोहर है जो हड़प्पा के पंजाब का एक रोपड़ स्थल है, वहां से ये मोहर हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिपि के बारे में। मोहर के बारे में हमने पढ़ा, अब हम आते हैं लिपि। कहता है लिपि किसे कहते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड, लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। किसी भाषा को किस तरह लिखा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे इसमें, अगर हम ऊपर वाला जो पैटर्न है इसमें देखिए, ये ऊपर जो लिखा जा रहा है, ये ऊपर वाला जो लिखने का पैटर्न है, ये है हमारा क्या, हिंदी वाला, इसको कहते हैं हिंदी। तो ये हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, और ये जो हमने लिखा हुआ है, ये भाषा क्या है, ये भाषा है इंग्लिश। और इंग्लिश की लिपि क्या है, इंग्लिश की लिपि है रोमन स्क्रिप्ट। इंग्लिश की कौन सी है, रोमन। गुरुमुखी किस लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में। ठीक है, तो ये सारी इनकी लिपियां हैं। तो जो हिंदी की लिपि है देवनागरी। वैसे ही जो लिखने का ढंग, अगर मैंने कहा लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भाषा के लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाते हैं। ठीक है ना, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही लिपि कहलाते हैं। फिर क्या, आओ, कहता है लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती है। भाषा अलग है, मैंने कहा ये हिंदी भाषा है और किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी। ठीक है, भाषा वह होती है जो बोली जाती है, लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। आजकल आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं ना, जैसे लैंग्वेज, जैसे मैंने इसमें लिखा है आप आ गए। आप आ गए हिंदी भाषा का शब्द है, पर इसे लिखा किस वे में है, हमने इसे स्क्रिप्ट में लिखा है, इंग्लिश की रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है ना। तो मैंने कहा भाषा क्या है, ये हिंदी भाषा, तो ये हिंदी रहेगी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भाषा और लिपि दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लैंग्वेज इज दैट विच इज स्पोकन, यू कैन राइट इट इन एनी स्क्रिप्ट लाइक हिंदी इज रिटन इन इंग्लिश। आप आ गए। ओके, समझ आया आपको ये? चले आगे, चलिए आगे आते हैं। कहता है लिपि, हमने पढ़ा लिपि, लिपि किसे कहते हैं। अब आते हैं, कहता है एक रहस्यमय लिपि, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। जो ये हड़प्पा लिपि है इसको एक रहस्यमय लिपि कहा गया है। रहस्यमय मतलब एनिग्मेटिक। देखिए ये उस लिपि को आप देख सकते हैं, ये हड़प्पा कालीन लिपि है, ये है, इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये एक पिक्टोरियल लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो ये हड़प्पा लिपि का लिया हुआ है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये एक रहस्यमय लिपि कहता है। आइए इसको अब पढ़ते हैं हम। ये देखिए इस लिपि के आपको कुछ चित्र और दिखाई दे रहे हैं, इसमें मछली के चिन्ह और ये कुछ आकृतियां इस तरह दिखाई दे रही हैं। ये है हड़प्पा की लिपि। ये देखिए सारे, ये मोहर है, इस मोहर में भी कुछ बने हुए हैं, तो ये हड़प्पाई लिपि में लिखे गए हैं। ये सारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है हमारे पास। ओके, चलिए आगे आते हैं। कहता है हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं। पहली विशेषता, ये चित्रात्मक लिपि यानी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। इसमें कोई वर्णमाल्य लिपि नहीं है, अल्फाबेटिकल नहीं है कि ABCD। इसमें
अलग अलग चित्र बने हुए हैं। दाईं से बाईं ओर लिखना, इसकी दूसरी विशेषता है ये राइटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे आप इंग्लिश और हिंदी लिखते हैं, हम किधर को लिखते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, पर जो हड़प्पा की लैंग्वेज है वो लिखी जाती थी लेफ्ट टू राइट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं उर्दू, उर्दू किधर से किधर को लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, ऐसे ही लिखी जाती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है ये अभी तक पढ़ी तो नहीं जा सकी है, पर इसमें अंदाज़ा लगाया गया है कि ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती रही होगी। ठीक है, आगे चलें। कहता है प्राप्त चिन्हों की संख्या, इस लिपि में जो अभी तक हमें 375 से 400 चिन्हों की पहचान की गई है। ठीक है, 375 से 400 चिन्ह हम अभी तक ढूंढ चुके हैं कि इस लिपि में इतने चिन्ह अभी तक हमें मिल गए हैं, बाकी अभी और खोज की जा रही है। रहस्यमय लिपि, इस लिपि को कहता है आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस लिपि को रहस्यमय लिपि के नाम से जाना जाता है। आज तक इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, अनडिसिफर्ड अभी तक है ये। क्यों, आप खुद सोचो, हम बचपन से हिंदी को देख रहे हैं, जानते हैं, तो हमें समझ आ रही है। कोई ऐसी भाषा जिसे हम नहीं जानते उसकी आपके सामने रख दी जाए, आप कैसे समझेंगे बताइए, बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ये सारे जो हमारे पुरातत्वविद बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी ही रिसर्च करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, फिर उन सबको एक साइंटिफिक बेस पे लिपि को पढ़ने का निष्को करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, कह रहा है। आइए, कह रहा है हड़प्पाई मोहरों, तांबे के औजारों, आभूषणों, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, लघु पट्टिका मतलब टैबलेट्स, मतलब एक मिट्टी की जब तख्ती होती है ना, वैसे ही मिट्टी की तख्तियां टाइप की बना देते थे। अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट में इस लिपि में लिखावट मिली है। इस लिपि में हमें कहाँ कहाँ लिखा हुआ मिला है वो बता रहा है कि हड़प्पाई लिपि कहाँ कहाँ लिखी गई है। मोहरों में, तांबे के औजारों में, आभूषणों में, तांबे और मिट्टी की टैबलेट्स में, अस्थि छड़े यानी बोन रोड्स में, ये और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, एक साइन बोर्ड जो है हमें मिला है, एंशिएंट साइन बोर्ड, उसमें भी लिपि में लिखावट मिली है। बाट, मैंने कहा मोहरे, लिपि तथा बाट। अब बाट के बारे में देखते हैं। आप लोग वजन तोलवाने जाते हैं, वहाँ बाट रखे होते हैं अलग अलग 1-1 किलो वगैरह के, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी तोल के लिए बाट यूज किए गए थे। देखिए इसमें चित्र बने हुए हैं आपके सामने जो बाट के, ये आपके क्या नाम है, क्यूबिकल शेप यानी घन आकार सब उसमें, ठीक है, शेप में है। कहता है विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। विनिमय यानी जो एक्सचेंजेस थे वो बड़े रेगुलेटेड थे। ठीक है, एक सूक्ष्म यानी बहुत ही सूक्ष्म यानी परिशुद्ध, बहुत ही अच्छा उनका एक सिस्टम था, कैलकुलेशन अच्छी थी, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है ना, यानी परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय ए प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। बाट कह रहा है जो बाट है हमारे वेट्स जो हैं सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। एक पत्थर है जिसका नाम है चर्ट, जिससे बाट बनाए जाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर यह किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे, इनमें कोई निशान नहीं होता था। ठीक है, ये क्यूबिकल शेप में होते थे। इन बाटों के जो निचले मानदंड, जो एक छोटे बाट मिले हैं और जो बड़े बाट मिले हैं, जो निचले मानदंड मिले हैं वो हमारे बाइनरी सिस्टम बेस्ड है। 1 2 4 8 16 32 64 128 to 56, इस तरह कहाँ तक 12,800 तक। ठीक है, ये बाइनरी बेस्ड मिले हैं। और जो कह रहा है ऊपरी मानदंड है वो दशमलव प्रणाली का फॉलो करते हैं, डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, डेसिमल सिस्टम, जैसे अब 100 का भाग होता है, जैसे 1 रुपया में 100, ठीक है, पैसे, इस तरह इसको हम डेसिमल सिस्टम कह देते हैं। अच्छा, आप देखो रुपए का पहले भी रुपए में दशमलव प्रणाली से पहले क्या होता था, आना, आपने सुना होगा 1 रुपया 16 आने का बनता था, यानी 1 रुपये के 16 पार्ट, ईच पार्ट इज 1 आना। रुपए का 16वां भाग एक आना कहलाता था, आपने सुना होगा 4 आना 25 पैसे, 8 आना 50 पैसे और 16 आने 1 रुपये को कहा जाता था। पहले के लोग जानते होंगे, आप अपने घर में किसी बड़े बूढ़े से पूछेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, हाँ जी। कहता है छोटे बाटों का प्रयोग क्यों करते थे, आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए। आज भी आप देखेंगे ज्वेलर्स के पास छोटे छोटे बाट होते हैं, क्योंकि उनको बहुत बारीक कैलकुलेशंस करनी होती है। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तराजू का एक पलड़ा है, इसमें दोनों तरफ तराजू है, इसमें पलड़े हैं। ये किसके बने हुए हैं, मेटल के। और ये बाट बने हुए हैं, बाट किसके हैं, मैंने कहा चर्ट नामक पत्थर के। और किस शेप में है, क्यूबिकल शेप में, इसमें कोई मार्किंग भी नहीं है। अब आते हैं, टॉपिक है हमारा एंशिएंट अथॉरिटी, प्राचीन सत्ता। अब सत्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक फोटो इसमें दिखाई दे रही है, किसकी है, पुरोहित राजा। आप पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रीस्ट किंग। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, नॉट मच इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस वाज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले
लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। ये तो हमें संकेत मिल रहा है कि बड़े ही टिपिकल जो डिसीजंस लिए जाते थे, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जाते थे और उन्हें एग्जीक्यूट भी करवाया जाता था, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट भी कराया जाता था। अच्छा, आप खुद देखें, मैंने कहा था कि सारी जगह एक ही जैसी ईंटें मिली हैं, तो ऐसा तो तभी संभव होगा जब कोई एक जना ऐसा टिपिकल फैसला लेगा कि इसी तरह की ईंटें सभी यूज़ करेंगे, करनी है, इस तरह की ही गलियां सभी जगह होंगी, इस तरह की ही क्या नाम है व्यवस्थाएं सभी जगह होंगी। तो हमने सभी जगह एक तरह एक रूपता सी दिखाई देती है। कहता है हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि हड़प्पा की वस्तुओं में एक रूपता दिखाई देती है, यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है हमें। तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जटिल फैसले लेते होंगे और उन्हें एग्जीक्यूट भी कराते होंगे, इम्प्लीमेंट भी कराते होंगे, ठीक है। पहला इसमें इसके अंदर पढ़ते हैं पैलेसेस एंड किंग्स, प्रासाद तथा शासक। प्रासाद मतलब प्रसाद नहीं है भगवान जी जो बांट रहे हैं, मंदिर में भगवान जी का प्रसाद ले लो भैया, घंटा बजाया और प्रसाद ले लिया, है ना। यह है प्रासाद। प्रासाद होता है महल, पैलेस, पैलेसेस एंड किंग्स। मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन मिला है जिसे प्रासाद की संज्ञा दी गई है। एक इमारत मिली है, बड़ा भव्य सा, ठीक है ना, तो उसको उन्होंने कह दिया ये पैलेस होगा। आइडिया लगा रहे हैं अभी पुरातत्वविद, क्योंकि लिपि को हम ढंग से पढ़ तो पाए नहीं है, ठीक है। इसी से प्रासाद की संज्ञा दी गई। लेकिन यहाँ कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। अगर ये महल था तो कुछ भव्य वस्तुएं यहाँ होनी चाहिए थी, पर यहाँ कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। कहता है ये देखिए, ये है पुरोहित राजा के पत्थर की मूर्ति, ये मूर्ति मिली है। अच्छा, इसके कोई विश्वसनीय प्रमाण तो नहीं है कि ये कोई राजा है या कुछ है, पुरोहित है, पर हमने क्या है उस समय की जो समकालीन व्यवस्था थी मेसोपोटामिया, अभी तक पुरातत्व मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में जानते थे, वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और जो वो जानते, देखो ज्ञात से अज्ञात ही तो खोजते आए हैं, तो जो उनको ज्ञात था वो उसको अपने नॉलेज से रिलेट करते हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया में एक पुरोहित राजा था तो ये भी पुरोहित राजा होगा, ये लिंक कर रहे हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया और यहाँ व्यापार होता है, संपर्क एक दूसरे से है। मैंने बताया था पिछले वाले आपको क्लास में, ठीक है ना। तो वो कहता है मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। तो मैंने कहा पुरोहित राजा, इन्होंने वहाँ से रिलेट किया मेसोपोटामिया से, कि मेसोपोटामिया में, ठीक है, तो पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। तो उन्होंने कहाँ से लिया इसको, मेसोपोटामिया के इतिहास से इसको रिलेट किया कि वहाँ ये था तो यहाँ सिंधु क्षेत्र में भी वहाँ की इन्होंने चीज़ें सिमिलरिटीज ढूंढी थी। कहता है नो रिलायबल एविडेंस हैज बीन फाउंड ऑन दिस, बट आर्कियोलॉजिस्ट वर फैमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रीस्ट king and they found similarities in the Indus region as well। ठीक है। कहता है हड़प्पाई समाज में शासकों की स्थिति पर पुरातत्वविदों के मत, आर्कोलॉजिस्ट जो ओपिनियन है कि वहाँ पे जो रूलर्स थे हड़प्पन सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या था, कैसे वो शासक थे नहीं थे क्या था, ठीक है, उसके बारे में इनका क्या मत है देखते हैं। कहता है पहला मत है इनका कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था, नो रूलर्स। दूसरा, कोई कहते हैं एक नहीं बल्कि कई सारे शासक थे, बट मैनी रूलर्स, ओके। तीसरा कहता है यह पूरा एक ही राज्य था, इट वॉज अ सिंगल स्टेट, पूरा एक ही राज्य। चल इन तीनों मतों को पढ़ते हैं अलग अलग। कहता है कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था और सभी को समान दर्जा प्राप्त था, ठीक है, इक्वल स्टेटस सभी को था, कोई राजा नहीं है, सबका इक्वल स्टेटस है, सारी जनता बराबर है, कुछ पुरातत्वविद कहते हैं। बट ऐसा लगता तो है नहीं, हमें भी नहीं लगता ऐसा तो कि भाई ऐसा होता होगा। आप खुद देखिए ना, मैंने कहा इतनी बड़ा ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई सभ्यता थी। आपने पढ़ा है ऊपर मांडा, ठीक है ना, ऊपर मांडा से लेकर इधर आलमगीर से लेकर इधर दैमाबाद से लेकर इधर सुतका गिंडूर, ये पूरी सभ्यता ऐसे फैली हुई थी। तो इतने बड़े क्षेत्र में सभी जैसे एक जगह एक रूपता भी मिली है, मैंने कहा। तो सभी जगह एक ही जैसी ईंटें, सभी जगह एक ही जैसा शासन, तो कि कोई राजा ही ना हो ऐसा तो लगता नहीं, कि बिना राजा के सब जगह एक ही चीज़ फॉलो हो पाए। चलो आगे देखते हैं। दूसरी चीज ये कहता है, हाँ आगे देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा पहला मत है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था, सभी को समान दर्जा प्राप्त था। दूसरा, इसमें एक पेज मिस हो गया है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। दूसरा मत ये कहता है कि कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई शासक थे। मैंने कहा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जितने अलग अलग उनके एरिया थे वहाँ पर एक अलग अलग राजा होता था, तो एक नहीं कई सारे शासक थे। तो दूसरा मत कहता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शासक थे, पॉसिबल ये भी है, ठीक है। फिर कहता है तीसरा
फिर भी अन्य लोगों का तर्क है कि एक ही राज्य था जिसमें समानता दी गई थी। तीसरा मत ये कहता है कि ये पूरा एक ही राज्य था। मैंने कहा पहला कहता है कि यहाँ कोई राजा ही नहीं था, दूसरा कहता है सब जगह अलग अलग राजा थे। तीसरा जो इनका मत है वो यह है कि एक ही राज्य था जिसमें समानता दी गई थी। क्योंकि एक ही राज्य था, क्योंकि सिमिलरिटीज है। मैंने कहा सब जगह जो आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, कलाकृतियाँ, देखो सभी जगह नियोजित बस्तियों का प्रमाण मिल रहा है, ठीक है ना। आगे कहता है ईंटों के आकार, मैंने कहा सभी जगह ईंटों का आकार का स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, रेशो है। कच्चे माल के स्रोतों के पास बस्तियां बनाई गई है सभी जगह, ठीक है। हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता, देखो ईंटें सभी जगह एक ही साइज की ईंटें वगैरह रखी गई थी, तो इसीलिए कहता है कि ये भी पॉसिबल है कि सभी जगह पूरा एक ही राज्य था। अब टॉपिक आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता का अंत, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। एक नगरीय सभ्यता, एक इतनी उन्नत सभ्यता जो नष्ट हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। आप देखें उस समय इतनी नगरीय सभ्यता प्लानिंग के साथ बसाई गई, प्लान्ड पूरी सिटी थी। इसके बाद वाली वैदिक सभ्यताएं आई, वो ग्रामीण सभ्यताएं थी, वो इतनी ज़्यादा नगरीय नहीं थी, उनमें टेक्नोलॉजीज और जो नगर और ये सब चीज़ें नहीं बसाई गए थे। कहता है सभ्यता का अंत, इसके बारे में आते हैं। इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, यह आज तक पूरे तरीके से पता नहीं लगाया जा सका, ठीक है। कहता है इसके अंत को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत है, सब अलग अलग अपना एक मत रखते हैं। पहले जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, बाढ़ आना, एक्सेसिव फ्लड्स, कई कहते हैं नदियों का सूख जाना, ठीक है, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, नदियों का मार्ग बदलना, नदियां भी मार्ग बदलती है, जैसे आपने देखा है कोसी नदी बिहार की अक्सर अपना मार्ग बदलती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है। काफ़ी एरिया चेंज कर लेती है अपना, जिधर को नहीं बहती तो उधर को बहने लग जाती है, जिससे कि वहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो वैसे इस सभ्यता में भी कहा जाता है क्या पता नदियों ने मार्ग बदला हो। भूकंप आने का भी कहा जाता है। बाहरी आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल इन्वेंशन, मतलब ये कहता है इन्वेशन में आर्यों का आक्रमण, आर्यों ने आक्रमण किया और ये लोग बेचारे, कई लोग वहीं मारे गए, कई जगह सबूत भी मिले कि कई जगह लोग मारे गए हैं, ठीक है। और कुछ लोग बचे हुए जान बचाकर दक्षिण भारत की तरफ चले गए। फिर कहता है भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये भी हो सकता है कि ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, तो ये सभ्यता अंत हुई। अब इस सभ्यता में कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं। देखिए इसमें एक मातृ देवी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। धार्मिक मान्यताएं क्या थी इनकी, रिलीजियस बिलीफ्स। एक इसमें स्टैचू दिखाई दे रही है आपको मदर गॉडेस की, मातृ देवी, ये लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। कहता आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। जो भी हमें कुछ अनजान चीज़ें लग रही है, नॉर्मल नहीं लग रही है, जिनसे हम अनजान हैं, उनको हम धार्मिक महत्व का मान लेते थे, हैं। कहता है इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी की एक मूर्ति मिली है, इसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये फोटो मैंने डाली हुई है, आप इसे देख सकते हैं, मदर गॉडेस, ये आभूषणों से लदी हुई, इसमें एक नारी की मूर्ति दिखाई दे रही है। इसमें इसने आभूषण पहने पड़े हैं, ठीक है ना, सिर पे भी मुकुट वुकुट सारा। तो इतनी ज्वेलरी जो इसने पहनी है, इसको क्या नाम दिया गया है, मातृ देवी। ओके, तो आइए अन्य दृष्टांत, दृष्टांत मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। कहता है अन्य दृष्टांत उदाहरण, अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है कि जो संरचनाएं मिल रही हैं उनका कुछ अनुष्ठानिक महत्व रहा होगा। इसमें विशाल स्नानागार और कालीबंगन और लोथल से मिले वेदियां सम्मिलित हैं। कहता है इन अदर इंस्टांसेस structures have been assigned ritual significance. These include the great path and fire altars found at Kalibangan and Lothal. ठीक है, कालीबंगन और लोथल से वेदियां मिली। वेदियां मतलब जिसमें क्या नाम है, हवन वगैरह किया जाता था, यज्ञ किया जाते थे। कुछ मोहरों में भी अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं, बने हुए हैं, ठीक है। अनुष्ठान जो पूजा वगैरह करना, वो अनुष्ठान कहते हैं ना, रिचुअल सीन्स। कहता है कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, उत्कीर्ण मतलब छपे हुए हैं, प्रिंट हैं। इन सबसे प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं हमें कि ये प्रकृति की भी पूजा करते होंगे। मोहरों पर कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर, जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, यूनिकॉर्न वर्ड इसका इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। सम एनिमल सच एज वन हॉर्न्ड एनिमल ऑफन कॉल्ड द यूनिकॉर्न दैट स्टूड ऑन सील सीम टू बी मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर्स। ये देखिए यूनिकॉर्न, ये एक सींग वाला आपको दिखाई दे रहा है जानवर, ठीक है। ये इसका एक सींग, ये इसका मुंह, ठीक है। तो ये पिक्चर वैसे तो क्लियर ही है, दिख रही होगी आप सबको। तो ये एक सींग वाला हमें दिखाई दिया है यूनिकॉर्न, इसके भी मुहर मिली है।
अब कहता है कुछ मोहरों में एक आकृति को योगी की मुद्रा में पालथी मारकर बैठा दिखाया गया है कि एक योगी है, पालथी मारकर बैठे हुए हैं। कहता है कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। ठीक है, ये देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें चारों ओर जानवर है। ठीक है, चारों ओर इसमें जानवर बने हुए हैं, आप देखें। ओके, ये एक योगी है जो पालथी मारकर बैठे हुए हैं। ओके, ये देखिए इसका मुकुट पहना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ओके, दिख पा रहा है क्लियर? तो कहता है ये एक, ठीक है, कुछ मोहरों में एक आकृति को योगी की मुद्रा में पालथी मारकर बैठा दिखाया गया है, कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। कहता है संभवतः यह आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे। इसको किससे रिलेट किया हमने? आद्य शिव यानी प्रोटो शिवा, उस समय जो, ठीक है, आदिकाल में। एंड ठीक है, एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ हिंदुइज्म। इसके अलावा पत्थर के आकार की वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। पत्थर के आकार की कुछ वस्तुएं मिली है जिन्हें हमने शिवलिंग से संबंध बिठाया हुआ है। ठीक है, बिसाइड्स कोनिकल स्टोन्स ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन लिंगास। ये देखिए, ये आपको कुछ आकृतियां मिली हैं, तो उन्होंने इसको शिवलिंग के रूप में मान लिया है कि शिवलिंग रही होंगी। कई जगह कहा गया कुछ खेल की भी चीज़ें हो सकती हैं, पर इन्होंने जो बाद में आद्य शिव वगैरह सब चीज़ से रिलेट करके हिंदू धर्म के कई सारे यहाँ पर जो प्रतीक मिले हैं, तो इसको शिवलिंग से रिलेट किया है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज इसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है। ठीक है, अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के लिए अलग से लेके आएंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो मैं फिर कहूँगा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। कोई भी पूछने वाली आपकी बात हो, कुछ भी आपके मन में शंका हो, कुछ पूछना हो, डाउट हो, आप कमेंट्स करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।